Hello everyone, in this video we will cover the remaining portion of chapter 3 Atoms and Molecules of class 9th NCERTs। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिस किसी ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है इस चैप्टर का, प्लीज़ यू कैन चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो। द लिंक ऑफ द वीडियो इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So let me read the paragraph and then I will explain it also. The topic which we have to cover is what is a molecule। एक molecule क्या होता है? A molecule is in general a group of two or more atoms that are chemically bonded together, that is tightly held together by attractive forces. So molecule क्या है? Molecule एक group of two or more atoms होता है, यानी दो या दो से ज़्यादा atoms का जब हम group बना देते हैं, उन्हें chemically bond कर देते हैं, यानी chemical से उन्हें जोड़ देते हैं एक साथ, तो वो टाइटली हेल्ड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ में, और अट्रैक्टिव फोर्सेस से वो एक दूसरे से टाइटली हेल्ड हो जाते हैं और उसे ही मॉलिक्यूल कहा जाता है। वी कैन ऑल्सो डिफाइन इट एज A molecule can be defined as the smallest particle of an element or a compound that is capable of an independent existence and shows all the properties of that substance। हम ऐसे भी इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल जो होता है किसी भी एलिमेंट का या और कंपाउंड का या फिर कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। जो एटम है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, बट जो मॉलिक्यूल होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं आपको एग्जांपल देती हूँ वाटर का, डेट इज़ H2O। H2O जो है वाटर का मॉलिक्यूल है और ये इंडिपेंडेंटली अकेला मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, हाइड्रोजन एक एटम है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, उसे साथ में किसी और के साथ में बॉन्ड बना के एग्जिस्ट करना पड़ता है, यानी मॉलिक्यूल फॉर्म करके भी वो एग्जिस्ट कर सकता है, एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। Atoms of same elements or of different elements can join together to form molecules। Same elements के atom या फिर different elements के जो atom होते हैं आपस में join होते हैं, bond बनाते हैं और फिर वो molecules बना लेते हैं। Next topic is molecules of elements। elements के molecules कैसे होते हैं? The molecules of an element are constituted by the same types of एटम। अगर एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स की बात की जाए, कोई से भी एलिमेंट्स आप ले लीजिए, जैसे एग्जांपल आपको यहाँ गिवन है आर्गन, हीलियम, ये जो है ये सेम टाइप के एलिमेंट से मीन्स सेम टाइप के एटम से मिलकर के बने होते हैं। यानी कि एक एलिमेंट है आर्गन, उसके जो मॉलिक्यूल होंगे उसमें सिर्फ आर्गन के ही एटम्स होंगे, हीलियम के अंदर सिर्फ हीलियम के ही होंगे। और ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ वन एटम से कॉन्स्टिट्यूटेड होते हैं। जो आर्गन और हीलियम होते हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम से कॉन्स्टिट्यूटेड होते हैं, यानी कि इनमें जितने भी एटम्स होंगे वो एक ही होंगे, सॉरी वन ही होगा यहाँ पे, इनमें एटम जो होता है वन ही होता है, बिकॉज ये नोबल गैसेस में आते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, इनका ऑक्टेट जो होता है कंप्लीट होता है और इन्हें ना तो इलेक्ट्रॉन की गेन करने की ज़रूरत होती है ना इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की ज़रूरत होती है, इसीलिए एक एटम ही इनका मॉलिक्यूल जो है फॉर्म करता है। बट दिस इज़ नॉट द केस विथ मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स। लेकिन नॉन मेटल्स के साथ में ये केस नहीं होता, उन्हें दूसरे एटम्स के साथ में बॉन्ड फॉर्म करना ही पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल है डायटोमिक मॉलिक्यूल है O2। O2 हमेशा डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, यानी कि दो ऑक्सीजन के एटम्स मिल करके एक O2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल बनाते हैं। और सिमिलरली इफ़ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यूनाइट इनटू अ मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ द यूजुअल 2 वी गॉट ओजोन। अगर इसके साथ में आप तीसरा भी जोड़ दोगे तो हमारे पास O3 आ जाएगा, डैट इज़ ओजोन, जिसे हम ओजोन मॉलिक्यूल कहते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज़ नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। और जितने नंबर ऑफ एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और उस मॉलिक्यूल को कितने नंबर ऑफ एटम्स बना रहे हैं, उससे उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे O3 है तो O3 की एटॉमिसिटी 3 हो जाएगी, O2 है उसकी एटॉमिसिटी 2 हो जाएगी। The next para is metals and some other elements such as carbon do not have a simple structure but consist of a very large and indefinite number
ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। मेटल्स और दूसरे एलिमेंट्स जो हैं, वो जैसे कि एग्जांपल आपको दिया हुआ है कार्बन, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल नहीं होता है और बहुत ही लार्ज और इनडेफिनिट नंबर ऑफ एटम्स उनके अंदर बॉन्डेड टुगेदर होते हैं, यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट पैरा में आपको एटॉमिसिटी दी हुई है, कुछ नॉन मेटल्स की एटॉमिसिटी दी है टेबल 3.3 के अंदर, आप इसे भी एक बार देख सकते हैं। कुछ नॉन मेटल्स है, फॉर एग्जांपल आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। आर्गन की मोनो एटॉमिक है, जैसा कि हमने देखा कि एक ही एटम जो है इसका मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, इसलिए ये मोनो एटॉमिक है। मोनो मीन्स वन। और ऐसे ही हीलियम भी मोनो एटॉमिक है, एक ही एटम उसका मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, इसलिए इसकी एटॉमिसिटी भी वन हो जाएगी। एंड ऑक्सीजन जो है वो डायटॉमिक होता है, 2 एटम्स उसके मॉलिक्यूल को बनाते हैं। हाइड्रोजन भी डायटॉमिक है, नाइट्रोजन भी डायटॉमिक है और क्लोरीन भी डायटॉमिक है। फॉस्फोरस टेट्रा एटॉमिक है, यानी कि आपने देखा होगा P हमेशा P4 लिखा जाता है, फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल P4 लिखा जाता है, मींस 4 फॉस्फोरस के एटम्स एक फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल बनाते हैं। सल्फर पॉली एटॉमिक होता है, आपने S8 हाँ बहुत सारी जगह लिखा हुआ देखा होगा। S8 मॉलिक्यूल जो होता है सल्फ़र मॉलिक्यूल होता है, इसलिए ये पॉली एटॉमिक है बिकॉज 4 से ज़्यादा इसके अंदर एटम्स मिलकर के एक मॉलिक्यूल को बना रहे हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं वो हमें देखना है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स join together in definite proportions to form molecules of compounds। डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ में जॉइन होते हैं और अलग अलग प्रोपोर्शंस में, और फिर वो मॉलिक्यूल कंपाउंड के मॉलिक्यूल बनाते हैं। देखिए कंपाउंड और एलिमेंट के मॉलिक्यूल में यही डिफरेंस है कि जो एलिमेंट होता है उसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, जबकि कंपाउंड के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट होते हैं। यही डिफरेंस है एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर। सो आपको let me show you the table here. This is the table given, table 3.4 molecules of some compounds। compounds के molecules आपको given है। एग्जाम्पल यहाँ पे आपको given है वाटर का। वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं जिनका रेशो 1:8 होता है। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 और ये इस रेशो के अंदर जुड़े हुए होते हैं 14:3। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है डैट इज़ CO2, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं जिनका रेशो होता है 3:8। ये जो रेशो है वो मास के अकॉर्डिंग गिवन है, यानी इनके मास को जब आप रेशो में देखेंगे तो सिंप्लीफाइड वर्जन जो आपको मिलेगा वो यहाँ पे गिवन है। फॉर एग्ज़ाम्पल CO2 होता है, CO2 इसके ना कार्बन का एक एटम है तो कार्बन का मास होता है 12, रेशो 60। जो ऑक्सीजन है उसके 2 एटम्स है, ऑक्सीजन का मास होता है 16, दैन 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 32। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे देन यू विल गेट 3:8। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी गिवन है डैट इज़ एक्टिविटी 3.2। Refer to table 3.4 for ratio by mass of atoms present in molecules, and table 3.2 for atomic masses of elements. Find the ratio by number of the atoms of elements in the molecules of compound given in table 3.4। आपको कहा गया है कि आपको टेबल 3.4 को रेफ़र करना है रेशो देखने के लिए, और टेबल 3.2 के अंदर जो एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं एलिमेंट्स के उनको भी रेफ़र करना है, और आपको फिर रेशो बताना है बाय नंबर। जो सिंपलेस्ट रेशो आपको फाइंड करना है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको इफ़ वी लुक इनटू द टेबल देन वी विल सी दैट जो एलिमेंट है हाइड्रोजन उसका रेशो बाय मास जो होता है वो 1 है। दैट इज़ हम टेबल से रेफ़र कर सकते हैं इसे कि 1:8 गिवन है, तो हाइड्रोजन का रेशो बाय मास 1 है। और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन वी नो कि 1 होता है। देन मास रेशो बाय एटॉमिक मास अगर हम करते हैं, यानी मास रेशो को हम एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं तो 1/1 वी विल गेट 1। देन ऑक्सीजन का देखते हैं, और 8 हमारे पास रेशो बाय मास गिवन है और एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 होता है। अगर हम दोनों को डिवाइड में रखेंगे तो देन वी विल गेट 1:2। अब यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशो हमारे पास 2 और 1 आया है। ये 2 और 1 कैसे आया है? 2 और 1 इस तरीके से आया, अगर आप रेशो निकालोगे हाइड्रोजन का यू विल पुट 1 हेयर एंड यू विल पुट 1/2 ऑफ ऑक्सीजन। तो जब भी रेशो ऐसे डिवाइड में होता है तो सिर्फ जाकर के मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सिंपलेस्ट रेशो जो हमारे पास आएगा देन इट विल कम 2:1।
तो इस तरीके से जो हाइड्रोजन है उसका H/O है वो हमारे पास 2:1 आ जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ एन आयन। कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पीशीज़। आप सभी को पता है कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं उनमें उनके कंपाउंड्स के अंदर चार्ज स्पीशीज़ होती है, यानी चार्ज होती है तो एनायन होता है या कैटायन होता है, जिन पे या तो प्लस चार्ज होता है या माइनस चार्ज होता है। सो ऐसी ही चार्ज स्पीशीज़ को आयन्स कहा जाता है, यानी कि जो भी स्पीशीज़ जिस पे कोई चार्ज कंटेन होता है उसे हम आयन कह सकते हैं। एन आयन इज़ अ चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। एक आयन कोई भी चार्ज पार्टिकल हो सकता है जिस पे या तो नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर उस पर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसे हम एनायन कहते हैं, और अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम उसे कैटायन कहते हैं। और एग्जांपल आपको यहाँ पर दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड का, बहुत ही सिंप्लीफाइड और बहुत ही फेमस एग्जांपल है NaCl। सोडियम क्लोराइड जो होता है कॉमन सॉल्ट भी कहा जाता है। तो सोडियम क्लोराइड को हम NaCl से डिनोट करते हैं, जिसके अंदर जो Na है उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है और जो Cl है उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज रहता है। यानी कि जो Na+ है वो कैटायन है और जो Cl- है वो एनायन है, बिकॉज इट कंटेन्स नेगेटिव चार्ज। एंड आयंस में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल चार्ज एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स। आयंस के अंदर सिंगल चार्ज एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। डेट हैव ए नेट चार्ज ऑन देम। ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, मीन्स पॉली एटॉमिक आयन भी हो सकता है जिन पे कलेक्टिवली कंटेन होता है कोई ना कोई चार्ज। हम देखेंगे इसके भी एग्जांपल्स हम देखेंगे आगे चैप्टर के अंदर। अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग ए चार्ज इज़ नोन एज अ पॉली एटॉमिक आयन। ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर चार्ज होता है उसे पॉली एटॉमिक आयन कहा जाता है। आपको 3.6 टेबल के अंदर ये गिवन है। अभी हम देख लेते हैं। लेट मी गिव यू अ ग्लैंस ऑफ इट। जैसे कि आप यहाँ पे आपको पॉलीएटॉमिक आयंस जो है इस टेबल के अंदर गिवन है। अमोनियम है फॉर एग्जांपल NH4+। आप सभी को पता है कि अमोनिया जो होता है वो NH3 होता है, बट जो अमोनियम आयन होता है वो NH4+ होता है। यानी कि एक ग्रुप ऑफ एटम्स है और इस पे चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए ये पॉलीएटॉमिक आयन हो गया। यानी कि आयन कैसा भी हो सकता है, सिंगल एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। देन नेक्स्ट आपको टेबल 3.5 में कुछ आयनिक कंपाउंड्स गिवन है। आयनिक कंपाउंड्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे गिवन है आपको कैल्शियम ऑक्साइड। इसके अंदर कैल्शियम और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। रेशियो बाय मास आपको 5:2 है। आप कैल्शियम का और ऑक्सीजन का अगर रेशियो निकालेंगे मास के अकॉर्डिंग तो आपको 5:2 मिलेगा। देन मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम एंड सल्फर, इनका भी अगर आप जो है एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रेशियो सिंप्लीफाई करेंगे तो 3:4 आपको मिलेगा। एंड सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम एंड क्लोराइड होते हैं इसके पास में, और इसका जो होगा 23/35.5 ये इसका मास रेशियो है। देन नेक्स्ट टॉपिक, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, राइटिंग केमिकल फार्मूला। यानी हम जो भी केमिकल्स होते हैं, जो भी कंपाउंड्स होते हैं, उनका एक फार्मूला गिवन होता है हमें। तो वो फार्मूला कैसे लिखा जाता है, कैसे डिराइव किया जाता है, वो हमें देखना है। द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज़ अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। ये इसकी डेफिनेशन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि किसी भी कंपाउंड का जो केमिकल फार्मूला है उसको सिम्बॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, उसके अंदर जो भी कंपोजिशन है यानी जिन जिन चीज़ों से वो मिलकर के बना हुआ है उसको सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करना, उसे कहा जाता है उसका केमिकल फार्मूला। द केमिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटन ईजिली। फॉर दिस एक्सरसाइज वी नीड टू लर्न द सिम्बल्स एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स। और इसे करने के लिए हमें उसके सिम्बल्स को लर्न करना पड़ता है और उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी कि उनकी जो है चार्ज उन पे कितना है, वो कितना कंबाइन कर सकते हैं, कितना बॉन्ड्स बना सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि उसका केमिकल फार्मूला कैसा होगा। कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज़ नोन एज इट्स वैलेंसी। जो कंबाइनिंग पावर होती है या फिर कैपेसिटी होती है उससे वैलेंसी कहा जाता है। सो आपको वैलेंसी की अगर डेफिनेशन पूछी जाए कभी तो आप ये लिख सकते हैं, द कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स टू कंबाइन इज़ known as its valency. Valency can be used to find out how the atoms of an element will combine with the atoms of another element to form a chemical
कंपाउंड। वैलेंसी किस चीज़ के लिए यूज़ में आती है कि किस तरीके से एटम किसी भी एलिमेंट के दूसरे एटम्स के साथ में कंबाइन होते हैं ताकि वो एक केमिकल कंपाउंड बना सके, उसे हम वैलेंसी उसमें हम वैलेंसी का यूज़ लेते हैं। द वैलेंसी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट ऑफ एज हैंड्स और आर्म्स ऑफ एन एटम। जो वैलेंसी है किसी एटम की किसी भी एलिमेंट का एटम हो, उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि उसके हैंड्स और आर्म्स हैं। ह्यूमन बींग्स हैव 2 arms and an octopus has 8। ह्यूमन बींग्स का आपको पता है कि 2 आर्म्स हैं, हमारे पास 2 हाथ हैं, और ऑक्टोपस के पास 8 होते हैं। इफ़ वन ऑक्टोपस हैज़ टू कैच होल्ड ऑफ ए फ्यू पीपल इन सच ए मैनर डेट ऑल द 8 आर्म्स ऑफ द ऑक्टोपस एंड बोथ आर्म्स ऑफ ऑल द ह्यूमन बींग्स आर लॉक्ड, हाउ मेनी ह्यूमन्स डू यू थिंक द ऑक्टोपस कैन होल्ड। सो आपको एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझाया गया है कि ऑक्टोपस के 8 हैंड्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स के 2 हैंड्स होते हैं। तो अगर आपको एक ऐसे बोला जाए कि एक ऑक्टोपस को ह्यूमन बींग्स को होल्ड करना है, कुछ पीपल को उसे होल्ड करना है, इस तरीके से होल्ड करना है कि ऑक्टोपस के सारे हैंड्स और ह्यूमन बींग्स के सारे हैंड्स जो हैं वो लॉक हो जाएं आपस में। सो आप किस तरीके से उन्हें जो है होल्ड करना चाहिए, किस तरीके से ऑक्टोपस उन्हें होल्ड करेगा। सो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से समझाया गया है कि आप ऑक्टोपस को ओ से रिप्रेजेंट कर दीजिए और ह्यूमंस को एच से। कैन यू राइट द फॉर्मूला फॉर दिस कॉम्बिनेशन। क्या आप इसके लिए फॉर्मूला, इस कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला जो है लिख सकते हैं। तो सिंपली देखिए, ऑक्टोपस के 8 हैं और ह्यूमन बींग्स के 2 हैं। तो अगर हर 2 हाथों में वो एक ह्यूमन बींग को लेता है तो वो टोटल 4 ह्यूमन बींग्स को होल्ड कर सकता है। तो सिंपली इसका फॉर्मूला OH4 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एक ऑक्टोपस सिर्फ 4 पीपल को होल्ड कर पाएगा। द सबस्क्रिप्ट 4 इंडिकेट्स द नंबर ऑफ ह्यूमन्स हेल्ड बाय द ऑक्टोपस। जो सबस्क्रिप्ट है H के नीचे 4, वो बताता है कि इतने ह्यूमन बींग्स को वो ऑक्टोपस हेल्ड कर सकता है। द वैलेंसीज ऑफ सम कॉमन आयंस आर गिवन इन टेबल 3.6। टेबल 3.6 में आपको वैलेंसीज गिवन है कुछ कॉमन आयंस की। ओके, सो यहाँ पे आपको गिवन है वैलेंसी 1 सोडियम की, पोटेशियम की, सिल्वर की, कॉपर की, और ये जो इसके आगे जितने भी हैं इन सब की 1 होती है। और 2 जो है मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फाइड और सल्फेट, इन सब की 2 होती है। एंड 3 जो है वो एल्यूमिनियम और आयरन, नाइट्राइड, फॉस्फेट, इन सब की वैलेंसी 3 होती है। इसलिए आप देख सकते हैं कि जिनकी वैलेंसी जितनी है उनके ऊपर उतना चार्ज है, या तो प्लस में है या फिर माइनस में है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है तो उसकी वैलेंसी भी +1 है। हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है तो उसकी वैलेंसी भी 1 है। अमोनियम के ऊपर जो है +1 चार्ज है तो उसकी वैलेंसी भी 1 है। और इसी तरीके से जो कार्बोनेट है उसके ऊपर -2 चार्ज है, इसलिए उसकी वैलेंसी भी 2 है। सल्फेट के ऊपर इन सब के ऊपर माइनस चार्ज है, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 है। और जो फॉस्फेट है उसके ऊपर चार्ज है -3, इसीलिए इसकी वैलेंसी भी 3 है। यानी कि ये 3 बॉन्ड्स बना सकते हैं, इसकी कैपेसिटी जो है वो 3 बॉन्ड्स बनाने की है। तो इसी तरीके से जितना चार्ज होता है आयंस के ऊपर वो उनके वैलेंसी भी डिनोट करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। नेक्स्ट जो है हमें देखने हैं रूल्स। द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो वाइल राइटिंग द केमिकल फार्मूला आर एज फॉलोज। यानी जब आप कोई भी केमिकल फार्मूला लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का, तो ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं लिखते वक्त। नंबर 1 रूल इज़ द वैलेंसी और चार्ज ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। जो वैलेंसी है और या फिर चार्ज है वो बैलेंस होना चाहिए। व्हेन ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ए मेटल एंड नॉन मेटल, द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज़ रिटन फर्स्ट। अगर आप एक ऐसा कंपाउंड ले रहे हैं जिसके अंदर एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, तो आपको लिखते वक्त मेटल को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। आपको सबसे पहले मेटल का सिंबल लिखना है। एग्जांपल है CaO जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें कैल्शियम मेटल है और ऑक्साइड जो है नॉन मेटल है, तो लिखते वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं Ca को पहले लिखा गया है। सोडियम क्लोराइड के अंदर भी Na मेटल है, इसलिए Na को पहले लिखा जाता है। FeS के अंदर Fe जो होता है आयरन, वो मेटल है, इसलिए Fe को पहले लिखा गया है। कॉपर ऑक्साइड के अंदर कॉपर मेटल है, इसलिए उससे पहले प्रेफरेंस दिया गया है। और ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर ये सब नॉन मेटल्स है, इसलिए इनको राइट यानी बाद में लिखा गया है। द नेक्स्ट इज in compounds formed with polyatomic ions, the ion is enclosed in a bracket before writing the number to indicate the ratio। अगर ऐसे compounds हैं जिनके ना polyatomic ions है
तो ऐसे आयंस के अंदर पॉलीएटॉमिक आयंस के साइड में एक ब्रैकेट एनक्लोज किया जाता है और ब्रैकेट के बाहर जो है उनका जो भी रेशियो होता है वो डिनोट किया जाता है। इन केस द नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन इज़ 1, अगर पॉलीएटॉमिक आयन का नंबर 1 है तो कोई भी ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल NaOH, Na के अंदर NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके अंदर सोडियम जो है वो मेटल है और OH है जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है, Na पे प्लस चार्ज है और हाइड्रोक्साइड पे माइनस चार्ज है। तो ये जो है पॉलीएटॉमिक आयन है, आप सभी को पता है 2 एटम से मिलकर के बना है, इसलिए ये पॉलीएटॉमिक आयन है। तो ये सिंगल है इसलिए इसके साथ में कोई ब्रैकेट नहीं आया। अगर ये 2 या 2 से ज़्यादा होते तो यहाँ पे ब्रैकेट हम लगाते और उसका जो भी नंबर होता है उससे फिर बाहर लिखते। द नेक्स्ट इज़ फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। कुछ सिंपल कंपाउंड्स के फॉर्मूला हम देख लेते हैं। आपको टेबल 3.6 के अंदर भी गिवन थे, उनके अंदर वैलेंसीज गिवन है तो उसकी आप हेल्प ले सकते हो लिखने के लिए। अब डायरेक्टली हम आ जाते हैं एग्जांपल्स के ऊपर। फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है HCl कहते हैं जिसे। सबसे पहले कैसे फॉर्मूला लिखते हैं इसका, सबसे पहले हम सिंबल लिखते हैं। तो सिंबल यहाँ पे हाइड्रोजन का होता है H और क्लोराइड का होता है Cl, और दोनों की वैलेंसी उनके नीचे लिख देंगे। हाइड्रोजन की 1 होती है, Cl की 1 होती है। ये टेबल 3.6 से आप देख सकते हैं, दोनों की वैलेंसी 1 है। फिर हम उन्हें क्रॉस कर देते हैं, जैसे कि Cl की जो है वो H के पास चली जाएगी और हाइड्रोजन की जो है वो Cl के पास चल जाएगी। क्रॉस करने के बाद में दोनों के पास 1 है तो 1 को लिखा नहीं जाता है बिकॉज हाइड्रोजन खुद ही एक सिंगल है, इसलिए HCl। देन नेक्स्ट जो एग्जांपल है डैट इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सिमिलरली सबसे पहले हम सिंबल लिखेंगे एंड सिंबल के नीचे हम जो है उसकी वैलेंसी लिखेंगे और फिर उन्हें क्रॉस कर देंगे। तो देखिए जो 2 थी सल्फाइड की वो गई हाइड्रोजन के पास तो यहाँ पे H2S आ गया, और 1 जो थी वो S के पास गई, इसीलिए ये सिंगल S है। तो इस तरीके से फॉर्मूला हमारे पास आ गया H2S। देन नेक्स्ट इज़ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है CCl4 को कहते हैं। टेट्रा मीन्स 4, CCl4 को कहा जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पे कार्बन की जो वैलेंसी है, इफ़ यू ऑल्सो डिडंट नो कि टेट्रा को 4 कहते हैं या क्या कहते हैं, तो इस फॉर्मूला की जो मेथड है इससे आपको पता चल जाएगा कि इसको 4 कहते हैं। कैसे पता चलेगा कि कार्बन का आपको लिखना है सबसे पहले सिंबल C, और क्लोराइड का जो सिंबल होता है डैट इज़ Cl। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और Cl की वैलेंसी 1 होती है। तो इसी तरीके से हमारे पास फॉर्मूला आ गया CCl4। फिर आपको मैग्नीशियम का गिवन है। मैग्नीशियम के अंदर यहाँ पे ये आयनिक है दोनों। मैग्नीशियम क्लोराइड जो है, इसमें मैग्नीशियम जो है वो कैटायन है और क्लोराइड जो है वो एनायन है। तो सबसे पहले आप दोनों के सिंबल लिखेंगे, फिर दोनों के चार्जेस लिखेंगे और दोनों के चार्जेस को क्रॉस कर देंगे, देन यू विल गेट MgCl2। देन कुछ और आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, दैट इज़ फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। सो सबसे पहले हम सिंबल लिखेंगे एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम का चार्ज लिखेंगे, फिर उसके नीचे 3+ एंड ऑक्साइड का चार्ज दैट इज़ 2-, दोनों को क्रॉस कर देंगे, देन वी विल गेट Al2O3। देन नेक्स्ट इज फॉर्मूला फॉर कैल्शियम ऑक्साइड। फर्स्ट वी विल राइट दी सिंबल। सबसे पहले कैल्शियम का सिंबल Ca, ऑक्साइड का सिंबल O, दोनों का चार्ज लिखेंगे नीचे +2 एंड -2, दोनों को क्रॉस कर देंगे एंड देन वी विल गेट, आप इनको क्रॉस करोगे तो आपको मिलेगा Ca2O2। लेकिन ये जो है सिंप्लीफाई हो जाता है, अगर सिमिलर होता है, अगर 3 होता है, सेम नंबर के होते हैं तो वो सिंप्लीफाई हो जाते हैं एंड यू विल गेट CaO। नेक्स्ट आपको कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं, यू कैन गो थ्रू दीज एग्जांपल्स, दे आर वेरी इजी। सोडियम कार्बोनेट का आपको एग्जांपल है। सिंपल आपको बस सिंबल लिखना है, चार्ज लिखना है और क्रॉस करना है। इसी तरीके से आप बाकी एग्जांपल्स भी इजीली कर लेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मॉलिकुलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। मॉलिकुलर मास क्या होता है और मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक्चुअली हायर स्टडीज़ के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके 11th में 12th में अगर आप साइंस परस्यू करते हैं तो मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ये टॉपिक जो है बहुत ही वेटेज गेन करता है। सो लेट्स सी मॉलिकुलर मास क्या होता है। देखिए जैसे एटॉमिक मास होता है यानी एक एटम का मास, वैसे ही मॉलिक्यूल का मास जो होता है वो एक मॉलिकुलर मास कहलाता है। जैसे आपको यहाँ पे गिवन है
this concept can be extended to calculate molecular masses. The molecular mass of a substance is the sum of the atomic masses of all the atoms in a molecule of a substance. देखिए molecular mass कैसे calculate किया जाता है. Molecule जो होता है वो अलग अलग atom से मिलकर के बना होता है. For example, H2O वाटर मॉलिक्यूल है. वाटर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर के बना है. तो इन तीनों एटम्स का अगर हम एटॉमिक मासेस का सम कर देंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा वाटर के मॉलिक्यूल का. एंड इट इज़ देयरफॉर द रिलेटिव मासेस ऑफ अ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन ए एटॉमिक मास यूनिट्स. और इसीलिए ये रिलेटिव होता है क्योंकि हम जो है एटॉमिक मासेस का कंपेयर करके ऐड करते हैं, इसलिए ये एक रिलेटिव मास होता है जिसे AMU या फिर U से रिप्रेजेंट किया जाता है. एग्जाम्पल आपको गिवन है H2O का वाटर मॉलिक्यूल का, जो अभी हमने देख ही लिया. हाइड्रोजन का 1U है, ऑक्सीजन का 16U है. एंड अगर आप टोटल सम करेंगे तो 2 × 1 बिकॉज वी हैव H2, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के और 1 एटम है 16 ऑक्सीजन का. तो हम इस तरीके से 18U हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर मास आ जाएगा. नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है इस HNO3. जो HNO3 है उसके अंदर आप एक हाइड्रोजन एटम है, एक नाइट्रोजन एटम है और 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं. तो इस तरीके से आप 1 + 14 करेंगे. 14 is for nitrogen, 1 is for hydrogen and 3 × 16 you will get 48, that is for oxygen. और टोटल सम इनका 63U आ जाएगा. नेक्स्ट इज़ फॉर्मूला यूनिट मास. फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है देख लेते हैं. FMU भी कहा जाता है इसे. द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस इज़ अ सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन ए फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए कंपाउंड. यानी एक कंपाउंड के फॉर्मूला के अंदर जितने भी उसके एटम्स होते हैं उन सब का एटॉमिक मास को अगर आप ऐड कर दोगे, सम टोटल कर दोगे, तो आपके पास फॉर्मूला यूनिट मास आ जाएगा. यानी कि उसके फॉर्मूला से हमने जो मास निकाला है उसे हम कहेंगे फॉर्मूला यूनिट मास. देखिए मॉलिकुलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास में क्या डिफरेंस है. मॉलिकुलर मास जो है एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल हमने H2O का लिया था. अब H2O के 3 मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, 4 मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. तो वो मॉलिकुलर मास आएगा. लेकिन अगर आप इसका फॉर्मूला मास देखेंगे, वाटर मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला मास होता है वो क्या रहेगा, वो रहेगा H2O. यानी कि ये फॉर्मूला है उसका. और इसका अगर आप यूनिट मास निकालते हैं, इसका मास निकालते हैं, तो वो FMU कहलाएगा. The difference is that we use the word formula unit for those substances whose constituent particles are ions. फॉर्मूला जो है उसके लिए यूज़ किया जाता है जिनके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं बेसिकली. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको NaCl का गिवन है. जो NaCl है वो एक आयनिक कंपाउंड है, मीन्स ये सॉल्ट है एक. उसको अगर आप अलग अलग करेंगे तो आपको एक एनायनिक कैटायन मिलेगा. और आयंस के कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं, इसीलिए इसके जो फॉर्मूला, इसका जो मास है उसको हम फॉर्मूला यूनिट मास कह रहे हैं. देखिए CaCl2 का आपको एग्जांपल गिवन है. जो CaCl2 है इसके अंदर एक आपके पास एटम है कैल्शियम का और दो आपके पास एटम्स है क्लोरीन के. आप इनका सम टोटल करेंगे एटॉमिक मास का, दैट इज़ 40 × 2. 40 इज़ फॉर chloride and 35.5 is for